नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने कण्व वंश और सातवाहन वंश कंप्लीट करा दिया था और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ मौर्योत्तर कालीन संस्कृति, जिसमें मैं आपको सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और कलात्मक स्थिति पढ़ाऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर कालीन संस्कृति। तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय से ही भारतीय सांस्कृतिक स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो गया था। बौद्ध धर्म धीरे धीरे लोकप्रिय होते जा रहा था और जो ब्राह्मण धर्म था वो लुप्त होते जा रहा था। कहीं ना कहीं लोग ब्राह्मण धर्म से दूर होते जा रहे थे। लेकिन 184 ईस्वी में जब सुंग वंश की स्थापना हुई तो फिर से स्थिति में परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन क्या हुआ? जो ब्राह्मण धर्म लुप्त हो रहा था वो ब्राह्मण धर्म फिर से लोकप्रिय होने लगा, क्योंकि सुंग वंश के जितने भी शासक थे वो कौन थे? ब्राह्मण थे। तो 184 ईस्वी में जब सुंग वंश की स्थापना हुई तो स्थिति में फिर से परिवर्तन हुआ। इसीलिए सुंग काल को ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुद्धार का काल माना जाता है। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं सामाजिक स्थिति कैसी थी इस समय। तो समाज में 4 वर्ण व्यवस्था थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मनुस्मृति के अनुसार कहा गया है कि ब्राह्मण का जन्म लेना ही राष्ट्र के लिए वरदान माना जाता था, क्योंकि ब्राह्मण सदाचार के नियमों का पालन करके उसके पवित्र कोष की रक्षा करता है। तो ब्राह्मण का जन्म लेना ही क्या माना जाता था? राष्ट्र के लिए वरदान माना जाता था। तो 4 वर्ण व्यवस्था थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में जो पहला स्थान था, जो सबसे उच्च स्थान था, वो ब्राह्मणों का था। और ब्राह्मणों का कार्य क्या था? अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, दान देना व दान लेना। ठीक है। और समाज में जो दूसरा स्थान था वो क्षत्रियों का था। और क्षत्रियों का कार्य क्या था? शासन करना, युद्ध करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना और यज्ञ करना। और समाज में जो तीसरा स्थान था वो था वैश्य का। और वैश्य का कार्य क्या था? व्यापार करना, पशुपालन करना और धन का लेन देन करना और यज्ञ कराना। ठीक है, इसका कार्य क्या था? यज्ञ कराना। और समाज में जो सबसे निम्न स्थान था वो शूद्र का था। शूद्र की स्थिति बेकार थी इन तीनों से। और शूद्र का कार्य क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों की सेवा करना। तो ये थी वर्ण व्यवस्था। और वर्ण व्यवस्था में हमने देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्थिति समाज में क्या थी और उनका क्या कार्य था। इसके बाद सामाजिक स्थिति में हम अगला देखेंगे आश्रम व्यवस्था। तो मनु ने मानव के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया था। 4 आश्रम व्यवस्था थी: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो मनुष्य के जीवन को 25-25 वर्षों में विभाजित कर दिया गया था। इसमें पहला जो आश्रम व्यवस्था है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम अत्यंत कठोर और अनुशासित होता है। और ब्रह्मचर्य आश्रम के दौरान मानव को शिक्षा प्रदान की जाती है और एक अच्छा नागरिक बनाया जाता है। और इसकी आयु कितनी रखी गई है? 0 से 25 वर्ष तक के व्यक्ति। दूसरा जो आश्रम है वो है गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम की जो आयु रखी गई है वो रखी गई है 25 से 50 वर्ष। और शिक्षा पूरी करने के बाद ही मानव गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। विवाह करके ही गृहस्थ आश्रम का आरंभ किया जाता है। और शेष तीनों आश्रम, चाहे वो ब्रह्मचर्य हो, चाहे वानप्रस्थ हो या फिर संन्यास, तीनों के तीनों आश्रम अपनी जीविका के लिए गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर रहते हैं। और गृहस्थ आश्रम में मानव एक तो विवाह करता है, दूसरा अपने परिवार का पालन पोषण करने के साथ ही यज्ञों के द्वारा अपने कर्ज को उतारता है। इसके बाद जो तीसरा आश्रम व्यवस्था है वो है वानप्रस्थ। और इसमें मानव की आयु 50 से 75 वर्ष रखी गई है। वानप्रस्थ आश्रम पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने के बाद
यज्ञ व धार्मिक अनुष्ठानों को किया जाता है। और चौथा जो आश्रम है वो है संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम की जो आयु रखी गई है वो रखी गई है 75 से 100 वर्ष। संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति खुद को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर देता है। तो ये थी 4 आश्रम व्यवस्था। मनुष्य के जीवन को 4 आश्रम व्यवस्था में विभाजित कर दिया गया है, 25-25 वर्षों में विभाजित करके। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसके बाद सामाजिक स्थिति में हम अगला देखेंगे विवाह। तो समाज में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे और इन 8 विवाह में जो प्रथम 4 विवाह थे वो अच्छे माने जाते हैं और बाद के जो 4 विवाह थे वो बेकार विवाह माने जाते हैं। विधवा विवाह का प्रचलन नहीं था। अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जा रही है तो वो दोबारा विवाह नहीं कर सकती थी। तलाक प्रथा प्रचलित थी। ठीक है। वहीं अगला हम देखेंगे स्त्रियों की दशा कैसी थी समाज में। तो स्त्रियों की दशा इस समय अच्छी मानी गई है। मनुस्मृति में लिखा है कि पिता, भाई और देवर सभी को स्त्री का सम्मान करना चाहिए। मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि जीवन के प्रत्येक काल में स्त्री की रक्षा होनी चाहिए। उन्हें बचपन में अपने पिता और युवा अवस्था में अपने पति और वृद्धावस्था में अपने पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। तो स्त्रियों की दशा अच्छी थी। इसके बाद हम सामाजिक स्थिति में अगला देखेंगे वस्त्राभूषण। तो वेशभूषा कैसी थी? सुंदर वस्त्र प्रयोग किए जाते थे, सुंदर सुंदर आभूषण प्रयोग किए जाते थे। साधारण जनता सूती वस्त्र यूज करती थी, वहीं जो धनी व्यक्ति थे वो रेशम के कपड़े पहनते थे। स्त्रियां कपड़े का घूंघट लगाती थी और स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने बालों को विभिन्न तरीकों से काटते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। अंगूठी, कड़ा, ये सब स्त्री भी पहनती थी और पुरुष भी पहनते थे। इसके बाद अगला देखेंगे हम सामाजिक स्थिति में भोजन। तो जौ, गेहूं, दूध, चावल, चीनी, इन सब भोजनों का प्रयोग किया जाता था। मछली, खरगोश व अन्य पशुओं का मांस खाया जाता था, लेकिन बतख, तोता, सारस का मांस खाना वर्जित था। मनुस्मृति के अनुसार ये भी कहा गया है कि लहसुन, प्याज व जो अशुद्ध वस्तुओं से उत्पन्न होती हैं उनको द्विजों द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता था। तो ये तो थी हमारी सामाजिक स्थिति। और सामाजिक स्थिति में हमने क्या देखा? वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, विवाह, स्त्रियों की दशा, वस्त्राभूषण और भोजन। इसके बाद हम अगला देखेंगे आर्थिक स्थिति कैसी थी मौर्योत्तर काल की। तो आर्थिक स्थिति में सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जहाँ से हमें इनकम प्राप्त होती है, हमारे इनकम के क्या क्या सोर्सेस थे, उसी से हमें आर्थिक कंडीशन का पता लगता है। तो इस समय के जो इनकम के सोर्स थे वो हम देखेंगे। तो इनकम का जो सबसे पहला सोर्स था वो था कृषि। कृषि जीवन यापन का मुख्य आधार था इस समय, और कृषि हल और बैलों की सहायता से की जाती थी। भूमि पर किसानों का अधिकार था और संपूर्ण भूमि का संरक्षक कौन था? राजा था। और किसानों को भूमि कर के रूप में उपज का 1/6 भाग राजा को देना पड़ता था। और कृषि के मामले में राजा कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता था। कृषक खेती के साथ पशुपालन का भी कार्य करते थे। बहुत सारे पशुओं को पाला करते थे और उन पशुओं का यूज अपने आवश्यकता अनुसार करते थे। कृषि के बाद हम अगला देखेंगे व्यापार। तो व्यापार भी इनकम का सोर्स था और व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी थी इस समय। भारत का मिस्र के साथ, रोम के साथ, चीन, जावा, सुमात्रा, वर्मा, सिकंदरिया, इन सभी देशों के साथ व्यापार होता था। हाथी दांत, मसाले, सुगंधित द्रव्य, कपड़े व औषधियाँ बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात होती थी भारत से। बाकी कई सारी चीज़ें आयात भी होती थी। तो व्यापारिक स्थिति अच्छी थी, और व्यापारिक स्थिति अगर अच्छी होगी तो आर्थिक कंडीशन मतलब अच्छी कहीं ना कहीं होगी ही। ठीक है। और अगला जो सोर्स है वो है उद्योग धंधे। तो स्वर्णकार, बढ़ई, लोहार, कुंभकार, माली, धानिक,
इन सब की जानकारी प्राप्त हुई है, तो मतलब उद्योग धंधा भी अच्छा खासा था इस समय। अगला है मुद्राएं। तो क्रय विक्रय मुद्राओं के द्वारा ही होता था और मुद्राएं इस समय अनेक प्रकार की थी। सबसे अधिक मूल्य के स्वर्ण के सिक्के थे, जिन्हें निष्क, स्वर्ण, स्वर्णात्मक, इन सब नामों से जाना जाता था। तो इस समय की जो आर्थिक स्थिति थी वो कहीं ना कहीं अच्छी थी और इनकम के स्रोत क्या थे? कृषि, व्यापार, उद्योग धंधे और मुद्राएं। इसके बाद हम अगला देखेंगे, इस समय की धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो अभी मैंने कुछ समय पहले बताया ही था कि शुंग काल को ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार का युग माना जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके किसकी स्थापना की थी? शुंग वंश की स्थापना की थी। तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना के साथ साथ ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार भी किया था। कई साहित्यों में वैदिक देवी देवताओं के नाम देखने को मिले और इस युग में ब्राह्मण धर्म में वैदिक धर्म की तुलना में कुछ परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया कि इस समय ब्राह्मण धर्म में यज्ञ कम होने लगे थे, मंदिरों और मूर्तियों का निर्माण होने लगा था, जबकि उस समय क्या हो रहा था ब्राह्मण धर्म में? यज्ञ, कर्मकांड, बलि वगैरह ज्यादा हो रही थी, लेकिन इस समय ये सब चीजें कम हो गई। विष्णु और कृष्ण की उपासना में वृद्धि हुई और शिव प्रतिमा की आराधना की जाती थी। नाग देवता, सूर्य पूजा, ये सब भी की जाती थी। तो धार्मिक स्थिति कैसी थी? कौन सा धर्म ज्यादा माना जा रहा था इस समय? ब्राह्मण धर्म का विस्तार हो रहा था। ब्राह्मण धर्म से ज्यादा लोग जुड़ रहे थे, क्योंकि इस समय शुंग वंश के जो राजा थे वो ब्राह्मण धर्म के ही थे। और इसके बाद हम देखेंगे कला। तो इस समय की कला कैसी थी उसको हम कई भागों में पढ़ेंगे, जैसे मूर्ति कला, गुहाएं, स्तंभ, इन सब रूपों में देखेंगे। तो सबसे पहला है मूर्ति कला। तो शुंग काल में बने अनेक मिट्टी के खिलौने और मूर्तियां प्राप्त हुई और ये मूर्तियां पशुओं और मनुष्य की थी। तो ये कहीं ना कहीं कला को प्रदर्शित करती हैं। और ये जितनी भी मूर्तियां हैं, चाहे पशु की हैं चाहे मनुष्य की हैं, ये कई स्थानों से प्राप्त हुई। भीटा नामक स्थान से एक मिट्टी का बना तमगा प्राप्त हुआ और इस तमगा पर दो मनुष्य, चार घोड़े वाला रथ, सारथी व रथ में सवार एक व्यक्ति चित्रित किया गया, जो कहीं ना कहीं एक कला को प्रदर्शित करता है। बिहार में भी एक नारी की मूर्ति मिली, पटना में भी एक सूर्य की मूर्ति मिली। तो ये कहीं ना कहीं कला को प्रदर्शित करते हैं। वहीं अगर हम गुहाओं की बात करें, गुहाओं का मतलब क्या होता है? गुफा। तो गुफाओं को भी हम दो भागों में देखेंगे, उदयगिरी, खंडगिरी गुहाएं। तो उदयगिरी पहाड़ी में बनी रानी गुफा और हाथी गुफा अत्यंत प्रसिद्ध है और इन गुफाओं का निर्माण किसके लिए किया गया था? साधुओं के निवास के लिए किया गया था। तो उदयगिरी खंडगिरी गुहा किसके लिए बनी गई है? साधुओं के निवास के लिए बनी गई है। दूसरा था बौद्धगिरी गुफाएं। तो इन गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए किया गया है। अजंता, पीतलखोरा, कोंडन, भाजा, ये सब प्रमुख गुफाएं हैं यहाँ की बौद्ध गिरी गुफाएं। ठीक है। तो गुफाएं भी कहीं ना कहीं किसको प्रदर्शित करती हैं? कला को प्रदर्शित करती हैं। तीसरा है वास्तुकला। तो इस काल में वास्तुकला के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उन्नति हुई। अनेक सुंदर सुंदर राजा के महल व भवनों का निर्माण हुआ और इस काल में सांची और भरूच के स्तूपों को नवीन रूप प्रदान किया गया। तो सांची का स्तूप देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो सांची का जो स्तूप है उसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। और सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ठीक है। तो अशोक द्वारा निर्मित स्तूप को इस काल में और ज्यादा बढ़ाया गया और स्तूप जो ये सांची का स्तूप है, इसके तोरण द्वार में दो स्तंभ थे, जिसके ऊपर चार सिंह व चार हाथी बने हुए थे। और तोरण द्वार में जातक कथाओं और बुद्ध के जीवन की घटनाओं
और बौद्ध धर्म के इतिहास की घटनाओं का सजीव चित्रण किया गया है। और इसके अलावा इन तोरण द्वारों पर सांसारिक दृश्यों को भी दिखाया गया है। स्त्रियों की शारीरिक रचना को अत्यंत सुंदरता से प्रदर्शित किया गया है। वस्त्रों को स्वाभाविक ढंग से दिखाया गया है। तो ये कहीं न कहीं किसको प्रदर्शित करती हैं? कला को ही तो प्रदर्शित करती हैं कि किस तरीके से बनाया गया है, स्त्रियों की शारीरिक रचना किस तरीके से बताई गई, वस्त्र किस तरीके से। तो सांची का स्तूप इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे कि किसने खोज की है, किसने निर्माण किया है। तो खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है और निर्माण किसने किया है? अशोक ने किया है। इसके बाद जो अगला स्तूप है वो है बौद्ध गया का स्तूप। बौद्ध गया बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। और बौद्ध गया की वेदिका में कितने खंभे पाए गए हैं? 64 स्तंभ पाए गए हैं और इन 64 स्तंभों के ऊपर कमल के पुष्प उत्कीर्ण किए गए हैं। और बौद्ध गया की शिलाओं पर सुंदर सुंदर चित्र जैसे कल्प वृक्ष के, चक्र के, गजलक्ष्मी के चित्र देखने को मिले। और इसके अलावा पशुओं, सिंह, हाथी, इन सब की मूर्तियां भी देखने को मिली। तो बौद्ध गया का जो स्तूप है वो अब नष्ट हो चुका है, लेकिन जो इसके कुछ अवशेष मिले हैं उनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है बौद्ध गया के बारे में, बौद्ध गया के स्तूप के बारे में। इसके बाद जो अगला स्तूप है हमारा वो है भरूच का स्तूप। तो ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है और इसकी खोज सबसे पहले 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है और इसका निर्माण भी अशोक ने ही किया है। और इस काल में इस स्तूप का और ज़्यादा विस्तार कर दिया गया है। इस स्तूप के चारों ओर पत्थर की चार दीवारी वेदिका तथा तोरण द्वारा निर्माण किया गया है और इन चार दीवारों पर लेख लिखा गया है और इन लेखों के द्वारा ही हमें इस स्तूप की जानकारी प्राप्त हुई है। इन स्तूप में प्राकृतिक दृश्य, जातक कथाएं और जन जीवन का चित्रण किया गया है। इसके अलावा माया देवी का गर्भ धारण करना, देवी देवताओं के दृश्य, मुद्राएं, पशु पक्षियों व लताओं के चित्र भी इस स्तूप में दिखाए गए हैं। तो ये थी मौर्योत्तर काल की कला। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।